अ, नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी के फेसबुक लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप हम बार-बार मिलते रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर और आज हमारे सामने हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, ऐसे खिलाड़ी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने भारत का अलग-अलग देशों में, अलग-अलग इवेंट में हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो रितु फोगाट की जर्नी कुछ इस तरह से थोड़ा-सा अलग करती है बाकी खिलाड़ियों से कि ये ऐसी खिलाड़ी हैं जो पहले एक खेल चुनती हैं, उस पे देश का नाम रोशन करती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाती हैं और उसके बाद वो अपना एक गेम शिफ्ट करके दूसरे गेम में चली जाती हैं और अभी वो मिक्स मार्शल आर्ट्स में हैं। अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं, अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका रितु जी, आपका न्यूज़ 18 हिंदी के फेसबुक लाइव में। थैंक आप यू विजय जी, मैं थैंक यू। जी मेरा पहला सवाल सिंपल शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि अभी आप कहाँ हैं और आप कहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं अभी? अभी मैं सिंगापुर में हूँ और यहीं पे मैं लास्ट 3 साल से यहीं पे रह के मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे आके मैं फैमिली से दूर सिंगापुर में, तो यहीं पे मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ मिक्स मार्शल आर्ट की। जी, जैसा कि आपने बताया कि फैमिली से दूर तो आप हमारे खेल जगत के जो भी खेल प्रेमी हैं, सारे लोग जानते हैं कि फोगाट फैमिली भारतीय खेलों में वो एक फैमिली है जिसने एक इतिहास बनाया है, एक नया मुकाम दिया है, देश को नया सपना दिया है। हम सभी जानते हैं कि रितु की बड़ी बहनें गीता और बबीता इन दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हमको मेडल दिलाए हैं और एक तरह से कुश्ती में महिलाओं के लिए एक नई जगह, नया स्पेस दिया है। और उन्हीं को फॉलो करते हुए, अपनी बहनों को फॉलो करते हुए रितु पहले मुझे याद है 2016 में आपने कॉमनवेल्थ रेसलिंग में गोल्ड जीता था। उसी साल प्रो रेसलिंग में आप सबसे महंगी खिलाड़ी महिला रेसलर चुनी जाती हैं और उसके बाद 2017 में आप अंडर 23 की वर्ल्ड रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतती हैं। तो एक ऐसा खेल, एक ऐसा करियर जो लगातार ऊंचाइयों पे जा रहा था, उस गेम को छोड़ना कितना मुश्किल फैसला रहा होगा, क्योंकि आप फिर 2019 में मिक्स मार्शल आर्ट्स अपनाती हैं। तो जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपने कैसे बात की होगी कि मैं अपने अपने पिताजी से, अपने बहनों से कि मैं एक इस खेल को छोड़ के जा रही हूँ जो हमारे परिवार की पहचान है और जिसको हमारे परिवार ने नई ऊंचाइयां दी है, तो मैं उस खेल को छोड़ रही हूँ, एक नया गेम अपना रही हूँ। तो क्या कैसे समझाया आपने? बिल्कुल, जितने भी मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगी कि मैं रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में क्यों आई। मुझे बचपन से ही कुछ हमेशा अलग करने की चाह थी। जब मैं रेसलिंग में थी तो हमेशा यही सोचती थी कि मतलब अब तक किसी ने क्या अचीव नहीं किया, मुझे वो करना है। तो बिल्कुल जिस टाइम पे मैंने मिक्स मार्शल आर्ट में आने का सोचा, उस टाइम पे मतलब मेरा रेसलिंग कैरियर काफी मतलब टॉप लेवल पे चल रहा था और बिल्कुल पूरे देशवासियों की उम्मीद थी कि मैं 2020 ओलंपिक में देश को मेडल दिलाऊंगी। और सडनली मैंने मिक्स मार्शल आर्ट में आने का लिया। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं बचपन से मतलब काफी टाइम से मैं मिक्स मार्शल आर्ट देखती थी और ये गेम मुझे काफी अच्छा लगता था और काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। तो हमेशा यही सोचती थी कि इस गेम से इंडिया का कोई मतलब इंडिया से कोई चैंपियन क्यों नहीं है। मतलब वर्ल्ड लेवल पे देखती थी कि चैंपियन है इस मतलब ये मतलब बहुत ही मतलब टफ गेम है। तो दिमाग में यही था कि इंडिया से इसमें चैंपियन क्यों नहीं है, तो वही चीज थी। और जब इवोल एमएमए ने मेरे को ऑफर किया कि आप मिक्स मार्शल आर्ट में मतलब इंटरेस्टेड हो, तो बिल्कुल मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी। हालांकि 2020 ओलंपिक भी थे उस टाइम पे, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहती थी और मैं इस गेम में मतलब इंडिया को फर्स्ट मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट दिलाना चाहती थी, इसलिए मैं रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में आई। और बिल्कुल फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और उनके बिना तो मैं यहाँ पे नहीं होती। तो बिल्कुल बहनों ने और पापा ने पूरा सपोर्ट किया। मैं अभी अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बेहतरीन या गोल्डन जर्नी करने के बाद, रेसलिंग में गोल्डन जर्नी के बाद एमएमए भी रितु का जो सफर है बहुत शानदार चल रहा है। और अभी रितु ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 में जीत दर्ज करी है और 2 में उन्हें
शिकस्त झेलनी पड़ी है। और उनकी अभी जो सबसे बड़ी शिकस्त कह सकते हैं हम, जिसको एक तरह से उस मुकाबले को पूरे भारत ने देखा, इंतजार किया उसका। 3 दिसंबर, अगर मुझे डेट याद है तो अभी लास्ट जो निकला है 3 दिसंबर को एक फाइनल मुकाबला हुआ। और उस फाइनल मुकाबले में हमारी खिलाड़ी जो है, या हमारी एक तरह से शानदार, जिसे हम बता दूं कि इंडियन टाइग्रेस के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है, एटम वेट ग्रैंड प्रिक्स फाइनल, ये मुकाबला था जिसमें स्टैम्प फेयर टैक्स से इनका मुकाबला हुआ। और उसमें हमारी रितु को एक तरह से अनएक्सपेक्टेड, या कहें कम, हमसे कम हम भारतीयों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन शायद कहीं कुछ तैयारी में कमी रह गई, या वो खिलाड़ी एक्सपीरियंस्ड थी। ऐसा क्या हुआ कि रितु आप उस मुकाबले में आपको हार झेलनी पड़ी? बिल्कुल, हार और जीत गेम का पार्ट्स होते हैं, कभी हार मिलती है, लेकिन हमें हार और जीत से कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मुझे लास्ट हार से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं मतलब और भी कड़ी मेहनत करूँगी, और भी मतलब स्ट्रॉन्ग बन के वापस आऊँगी। अभी मतलब वो बिल्कुल जिसके साथ मेरी अपोनेंट थी, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, जी। वो जो किक बॉक्सिंग की चैंपियन रह चुकी थी, मुay थाई की चैंपियन थी। लेकिन मैं भी मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगी, और बहुत जल्दी इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप का बैच दिलाऊँगी। जैसा कि आपने बताया कि स्टैम्प जो है किक बॉक्सर चैंपियन रही हैं, तो चूंकि ये गेम ही ऐसा है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, उसके नाम में ही मिक्स्ड है, मीन्स कि आपके 2-3 खेलों की आपकी खूबियां जब तक नहीं होंगी तब तक शायद इस गेम में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप रेसलर तो है ही हैं, और वर्ल्ड लेवल की रेसलर हैं, कामयाब हैं। तो इसमें और कौन से खेल हैं या जिन्हें आपने आज अपनाया? जैसे कि मुझे लगता है कि इसमें कराटे एक ऐसा खेल है जो इसमें में आपको कराटे जानना चाहिए। किक बॉक्सिंग की जैसे बात करी आपने, किक बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन-कौन से खेल हैं जो कुश्ती के अलावा आपको सीखनी पड़ी, या उनके टिप्स आपने सीखे, या जिसकी ट्रेनिंग करी आपने? बिल्कुल, मिक्स मार्शल आर्ट 5 स्पोर्ट्स 4-5 स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें मुay थाई है, किक बॉक्सिंग है, ब्राज़ीलियन जिजित्सु है, और किक बॉक्सिंग, मुay थाई, ब्राज़ीलियन जिजित्सु, रेसलिंग भी है। तो जी। बिल्कुल लेकिन मुझे मतलब सिर्फ़ टेक्निक का डिफरेंस था, और फिज़िकल फ़िटनेस मैं पहले से ही थी, तो मतलब रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में आके बस थोड़ा-सा टेक्निक का ही डिफरेंस था। और वो मैं धीरे-धीरे मतलब डे बाय डे उसमें अपने इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मेरी स्ट्राइकिंग में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मेरे जी। ग्राउंड में जो है उसमें मैं अपनी इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि जनरली जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में, उसमें किक बॉक्सिंग और कराटे, मुझे जो मैं जितनी मेरी समझ है मैं समझ पाया कि इन दोनों का बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और आप जब रेसलिंग बैकग्राउंड से आती हैं, तो हालांकि आप बहुत हैवी वेट कैटेगरी में नहीं थी, 48 में खेलती थी, तो उससे क्या है कि आपको शायद ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या ज़्यादा चुस्ती फुर्ती रहती है, कम से कम ज़्यादा वेट कैटेगरी से। और फिर भी क्या ऐसा होता है कि कोई एक खेल का बैकग्राउंड अगर है आपके पास, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा दे, एज लाइक कि जैसे आपने बताया कि स्टैम्प के बारे में कि वो किक बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं। आप कुश्ती में हैं, तो कुश्ती कहीं न कहीं थोड़ा-सा पावर का गेम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और चुस्ती-फुर्ती शायद कुछ कम होती है, या एक एक जैसी ही होती है? नहीं, इसमें मैं कहूँ तो इसमें रेसलर को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक रेसलर के लिए टेक डाउन करना, उसको ज़मीन पर ले जाना एक थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि उसने रेसलिंग की हुई है, और ग्राउंड में कंट्रोल करना ईज़ी है। तो वो चीज़ें मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में आने के बाद मेरे को मतलब उस चीज़ का बेनिफिट मिला है कि मैं एक रेसलर हूँ, तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा भी उठाया है, और अभी जी। और भी ज़्यादा अपनी मतलब अपनी रेसलिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है अकॉर्डिंग टू मिक्स मार्शल आर्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तो बिल्कुल मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आपने खुद कहा कि भारत में इस खेल के लिए जो प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं, या वो जगह नहीं है, जिस वजह से आपको यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में रहना पड़ रहा है, वो भी 3 साल से। तो आप, लेकिन आपने एक गोल तय किया है, दर्शकों को बता दूँ मैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि एक सपना है जो बुना है रितु ने, और रितु ने तय किया है कि वो पहली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय बनना चाहती हैं एमएमए में। तो उसके तहत आपकी कैसी वो तैयारियों में, जैसे कि मुझे ये भी पता है कि आप थोड़ा-सा अभी शायद रिहैब कर रही हैं, चोट है आपको। तो कैसे, किस तरह से रिहैब कर रही हैं, और उसके बाद कैसे ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएँगी? बिल्कुल ट्रेनिंग मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे शोल्डर में थोड़ी इंजरी है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो बिल्कुल जी। डॉक्टर ने मेरे को 4 से 5 वीक के लिए थोड़ा रेस्ट बोला है।
तो मैं अभी वही अपने शोल्डर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, साथ ही साथ अपने स्ट्राइकिंग और लोअर बॉडी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। तो बिल्कुल तैयारी है। बिल्कुल चाहूँगी कि मैं इस साल इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट दूँ और उसके लिए जितना मेरे से होगा मैं कर रही हूँ। और बिल्कुल पूरे देशवासी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने को पुश करती हैं। जैसा कि मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था या पढ़ रहा था पहले कभी देखे हमने जो एक बात जो आप कहती हैं कि जो आपके पिताजी ने या आपकी बड़ी बहनों ने झेला, मैं कहूँगा एक तरह से जो कमेंट्स आते थे समाज के या लोगों के जब उन्होंने तय किया कि कुश्ती में जाएंगी या पहलवान बनेंगी, शायद उस तरह का एक्सपीरियंस आपको बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि जब आपने खेलना शुरू किया तब तक वो कहीं ना कहीं एक मुकाम पे पहुंच रही थी। तो लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स एक आप फिर से वही है कि आपने एक ऐसा खेल चुन लिया, कम से कम कुश्ती में बहुत ज्यादा चोट लगने की संभावना नहीं होती है, लेकिन बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स, इसमें बहुत चोट लगने की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आपने मतलब मैं एक फिर से वापस जा रहा हूँ शायद अपने सवाल पे, वो कैसे कन्विंस किया आपने अपने घर वालों को, या आपने बहनों से बात करी, पहले पिताजी को समझाया फिर बहनों से बात करी, या गीता बबीता की मदद ली और उसके बाद पिताजी के को समझाया कि मैं खेल चेंज कर रही हूँ? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले बहनों से बात की कि मैं मुझे इस गेम में काफ़ी इंटरेस्टेड है और मैं ये करना चाहती हूँ। तो बहनों ने तो एक बार यही कहा था कि 2020 ओलंपिक है, देख ले, और अभी काफ़ी अच्छा कर रही है और तू ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है। जी। तो मैंने कहा कि मैं मेरे पास ये मौका आया है तो मैं इसको मतलब मिस नहीं करना चाहती। तो बहनों ने कहा ठीक है, अगर तुझे इसमें इंटरेस्ट है तो जा। फिर उन बहनों ने पापा से बात की, तो बिल्कुल पापा ने पूरा सपोर्ट किया। पापा ने सिर्फ एक बात कही कि गेम चाहे कोई भी हो, सिर्फ अपने देश का झंडा है, देश का नाम है, वो सबसे ऊपर लेके जाना है। तो चाहे गेम आप रेसलिंग करो या मिक्स मार्शल आर्ट करो। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी आपका जो नेक्स्ट एक एक या 2 साल का क्या प्लान है, ये बता। बिल्कुल प्लान, मेरा गोल अभी फिलहाल एक ही है कि इंडिया को फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट दिलाना, और अभी मेरा गोल वही है। तो अभी आपकी जैसे अभी तो आप रिहैब कर रही हैं, तो रिहैब में कितने घंटे किस तरह का ट्रेनिंग सेशन होता है, और जब आप पूरी तरह से फिट होकर के आ जाएंगी तो अब आपका एक फिटनेस सेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा उसका कैटेगराइज कर रहा हूँ कि जैसे आपने सुबह क्या किया, दोपहर में क्या किया, उसके साथ आपकी मील क्या होती है, आप खाने में भी चीजें रहती हैं कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो थोड़ा मेरे दर्शकों को आप समझा दीजिए प्लीज, कि अगर आप पूरी तरह से अभी तो रिहैब का, उसके बाद की अगर आप पूरी तरह से जब फिट हो जाती हैं तो कितने घंटे जिम करना है, कितने घंटे ट्रेनिंग करना है, इस तरह का। जी, बिल्कुल। अभी मैं अपने शोल्डर का एक्सरसाइज फिजियो के अंदर में कर रही हूँ, और मैं 2 बार अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करती हूँ। उसके साथ-साथ मैं अपने लोअर बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। और मेरा दूसरा हाथ ठीक है, तो मैं दूसरे हाथ से अपने स्ट्राइकिंग की ट्रेनिंग करती हूँ। और डाइट नॉर्मली रहती है, लेकिन जब फाइट जब पास में होती है, फाइट कम में होती हूँ, तब मैं कई चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। जैसे मीठा मेरे को बहुत पसंद है, तो वो उस टाइम पे वो कैंप के दौरान मुझे थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। जी। अदरवाइज नॉर्मली दाल रोटी मैं घर पे ही बनाती हूँ, यहाँ पे सिंगापुर में भी। और कभी कभी थक जाती हूँ तो बाहर से ऑर्डर करते हैं। ओके। तो जैसे अभी आप जो नेक्स्ट चैंपियनशिप है, नेक्स्ट मुकाबला आपका किससे है और कब होने की संभावना है, क्या डेट फाइनल है? हाँ, अभी कोई डेट वो नहीं है। जब भी मैं पूरी तरह से फिट हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल जो भी अपोनेंट होगी, कोई भी अपोनेंट जो भी बेस्ट हो, जैसे वन चैंपियनशिप मेरे को फाइट लड़ना चाहिए, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और आपको क्या लगता है कि इस खेल को जैसे मैं देखता हूँ कि यूथ में काफी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग देखते हैं, इवन मेरे घर में भी आपका मैं मैच देख रहा था जो अक्टूबर में हुआ था, शायद सेमीफाइनल हुआ था अक्टूबर में चाइनीज प्लेयर से, जी तो जी। वो मैं देख रहा था, मेरी बेटी बेटी भी देख रही थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों में पसंद करते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स यूथ में, लेकिन इंडिया में उसको इतना आगे ले जाने के लिए अभी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, तो क्या आप उसके लिए भी कोशिश करना चाहेंगी, क्योंकि अभी तो आप खैर एज ए प्लेयर आपका फोकस सिर्फ अपने खेल पर है, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ ऐसी योजना है कि आप इंडिया में इस खेल को आगे ले जाएं, या उस लोगों को मौका मिले, खास करके जो बच्चे या बच्चियां आना चाहती हैं इस खेल में? बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहती हूँ मैं मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट लेके मैं उन सभी के लिए एक रास्ता ओपन कर दूँ,
जैसे मेरी बहनों ने मतलब रेसलिंग में मेडल जीतकर एक रेसलिंग में रास्ता ओपन किया, तो वही चाहती हूँ कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट लेकर सबको दिखा दूँ कि इंडिया में भी टॉप फाइटर हैं, सिर्फ उन्हें जरूरत है तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। तो बिल्कुल मैं उन सभी के लिए एक रास्ता ओपन करना चाहती हूँ, और उसके बाद बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से भी बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि इस गेम में भी मतलब जो न्यू जनरेशन है, जो भी नई पीढ़ी है जो इसमें अपना मतलब भविष्य देख रही है, तो उनके लिए भी इस गेम में अवार्ड कुछ ऐसा मोटिवेशनल कुछ करें कि ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी देश का नाम रोशन करें मिक्स मार्शल आर्ट में। मैं उसमें थोड़ा-सा आपके थोड़ा-सा पर्सनल सवाल पे जाऊँगा मैं। उसमें मेरा पहला सवाल ये है कि वैसे तो आपकी बैकग्राउंड ही ऐसी है कि आपको शायद कुश्ती का जो माहौल आपने देखा घर में, लेकिन फिर भी कोई एक रीज़न और कोई रीज़न था या कोई ऐसी घटना थी कि ये हुआ कि भई मैं कुश्ती ही मैं भी करूँगी? कई बार होता है कि आपके घर में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा बच्चा कुश्ती खेलने लग जाता है। तो आप सिर्फ़ इसलिए कुश्ती आपने शुरू किया कि बैकग्राउंड था आपने घर में देखा माहौल या कोई एक घटना या कुछ ऐसी चीज़ और रही हो? अ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जिस टाइम पे हमने रेसलिंग स्टार्ट की, तो उस टाइम पे मतलब हम हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि सभी बहन-पापा थे, जिसकी भी जितनी एज थी सभी को मतलब सभी को एक साथ रेसलिंग में डाल दिया, तो वो करनी थी। लेकिन जब एक एज आती है ना कि डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, तो उस टाइम तक दिलो और दिमाग में सिर्फ रेसलिंग बस गई थी, और जी। तभी यही था कि जो कुछ करना है इसमें करना है। तो अब आपका जैसे कुश्ती का सफ़र हम कहें कि 2017 तक रहा। और 2018 में भी आपने कुश्ती की, 2019 में आप एमएमए आई। तो कुश्ती का कोई ऐसी कोई मैच या ऐसी घटना या कोई ऐसा जो सबसे ज़्यादा आपको प्रिय हो या पसंद हो, कोई मैच जो जीतना कि आपने ये मुकाबला जीता, क्योंकि आपने बड़े-बड़े इवेंट जीते हैं, मेडल जीते हैं। तो ऐसा कोई मेडल जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है? बिल्कुल अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो। मैं पहली उस टाइम पे पहले फीमेल रेसलर थी जो अंडर 23 में देश के जी। लिए सिल्वर मेडल लेके आई। तो वो मैच मतलब मैं गोल्ड से भी मतलब बराबर के स्कोर पे, मतलब उनका लास्ट लास्ट पॉइंट था, कुछ ऐसा कुछ उनको क्वेश्चन मिला हुआ था, उस क्योंकि वजह से हाँ, वो जीत शायद गई। अगर मुझे याद है तो वो 4-4 से बरा इक्वल रहा था वो मुकाबला। जी, जी। तो और उस शायद टाइम पे मैं लास्ट सोची कि लास्ट मैं पॉइंट जीती, जो है क्योंकि आपके लास्ट पॉइंट मेरा ही था। मैं सोची कि मैं उसको कुछ क्वेश्चन मिला हुआ था, मैं सोची कि मैं जीतती हूँ वो मैच। लेकिन जब ओह! रेफरी ने उसका हाथ उठाया तो बिल्कुल फिर बाद में मैंने कोच से पूछा तो बताया कि उसको क्वेश्चन बड़ा होता है, तो ऐसा कुछ। अच्छा, जब आपने एमएमए शुरू किया एमएमए फाइट और जैसे 9 फाइट्स हो चुकी हैं आपकी, तो इसमें कोई आपका बहुत अच्छा मुकाबला जैसे कि आपको लगा हो कि ये बड़ी टफ फाइट है और उसे आपने जीती, या कभी कुछ ऐसा लगा हो कि आपने किसी फाइट को थोड़ा-सा हल्के में ले लिया कि नहीं, नहीं ये फाइट निकल जाएगी और उसमें गड़बड़ हो गई? नहीं, मेरे लिए सभी मैच मेरे लिए बहुत टफ थे, सभी मतलब मेरे लिए एक न्यू चैलेंज थे। और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बेस्ट तो मेरा मैंगो के साथ था, जो मेरा क्वार्टर फाइनल था, क्योंकि वो जी। एक ग्रैंड फिक्स था और वो मुझे चैंपियनशिप की बेल्ट तक है, और वो नंबर 2 कंटेंडर थी, तो मुझे वहाँ पे अपने आप को प्रूव भी करना था कि क्यों मैं मतलब ग्रैंड फिक्स डिजर्व करती थी, क्योंकि एक बार मेरे को ग्रैंड फिक्स से निकाल दिया था, क्योंकि मैं लूज हो गई थी। तो उस टाइम पे भी यही था कि मुझे प्रूव करना है। फिर लोगों के भी बहुत सारे ये थे कि मतलब इसको ये ग्रैंड फिक्स डिजर्व नहीं करती, तो उस टाइम पे मैं यही था कि, और वो मैच वो नंबर 2 कंटेंडर के साथ था, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था, और बिल्कुल मैं उससे मैच जीती, तो वो मैच मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब मेमोरेबल था। तो अभी जब आप कितने महीने में ट्रैवल करती हैं इंडिया, कितने दिनों में घर आती हैं और कितने दिनों के लिए ट्रेनिंग में रहती हैं? ऐसा कुछ फिक्स्ड समय है या टूर्नामेंट शेड्यूल या चैंपियनशिप के हिसाब से करती हैं? अभी तो मैं 2 इयर्स के बाद घर गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी बंद था। जी। अदरवाइज़ मैं मतलब जब भी मेरा मैच होता है, तो मैच से पहले मैं एक बार घर होके आती हूँ, या घर पर से कोई भी यहाँ पे आता है। तो अभी कितना मिस करती हैं? जैसे अगर बातचीत करनी हो तो फ़ोन पे बातचीत या सबसे ज़्यादा किसे मिस करती हैं आप घर में? मैं मेरी सिस्टर के बेबी हैं, उनको मिस ज़्यादा करती हूँ। ओके। लेकिन जब गोल होता है, तो मैं ट्रेनिंग पूरा फोकस है वो ट्रेनिंग पे रहता है, और अपनी ट्रेनिंग करती हूँ। कभी-कभी ट्रेनिंग मतलब दिन में 3 बार होती है, तो इतनी थक जाती हूँ कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए।
तो अभी एमएमए का स्कोप इंडिया में क्या देखती हैं आप, कि अभी क्या इसके इवेंट्स कराए जा सकते हैं या कराते हैं तो उसे कितने लोग देखते हैं, पसंद करते हैं? अभी फिलहाल क्या पोजीशन है इंडिया में? बिल्कुल, मैं क्योंकि इंडिया में मतलब बहुत सारे लोग इस गेम को फॉलो करते हैं, और लेकिन जब से मैंने मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन किया तो मैं देख रही हूँ कि लोग काफी इंटरेस्टेड हैं, और काफी सेलिब्रिटी भी मतलब मैच देखते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है। और अगर मैं कहूँ कि मतलब आने वाले कुछ साल में ये गेम मतलब मिक्स मार्शल आर्ट मतलब इंडिया में नंबर टॉप में जाने वाला है। जी। मैं एक ये चाहूँगा कि जैसे एक आप इस प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपको स्पोर्ट्स जो भी रिलेटेड अधिकारीज़ हैं हमारे, या आपके फैन्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? और कम से कम इसके लिए कि मिक्स मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आपके पास कोई संदेश है या ऐसा कुछ? मैं सबसे पहले तो उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो भी मेरा मैच देखते हैं, मुझे हर मैच में सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतने प्यारे मैसेज भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, और वही चीज़ मुझे मतलब अ, वो चीज़ मुझे मतलब और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने को पुश करती हैं। तो मैं उन सभी का थैंक यू कहना चाहूँगी, और मैं अपने जितने भी मतलब जितने भी गवर्नमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मतलब इस गेम में भी कोई अवार्ड्स सेरेमनी हो, कुछ अवार्ड दिए जाएं ताकि आने वाली जनरेशन को मोटिवेशन मिले। अच्छा, जैसे मुझे पता है अभी बातचीत हुई थी तो कि अभी शायद आप अपने रिहैब के सिलसिले में जो भी ट्रेनिंग शुरू होती है वो आप इस बातचीत के बाद आज जाएँगी। तो बहुत-बहुत हमारी शुभकामनाएँ हैं, आप जल्दी से जल्दी रिहैब करिए, फिट होइए पूरी तरह से, और मैं चाहूँगा कि आपका जो सपना है, वो ऐसा सपना है जो आपका निजी सपना नहीं है, व्यक्तिगत सपना नहीं है, आपने देश के लिए सपना देखा है। भारत में आज तक मिक्स मार्शल आर्ट्स का कोई चैंपियन नहीं हुआ है, वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा, और मैं हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि गुड विशेज़ हैं हमारी। और बहुत-बहुत शुक्रिया रितु जी आपका जो हमारे साथ न्यूज़ 18 के साथ जुड़ी, और हम एक बार फिर थैंक आपसे यू विजय जी, थैंक यू। बातचीत करेंगे। तो और मैं बहुत-बहुत उन सभी शुक्रिया। का धन्यवाद करना चाहूंगी जो मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत जल्दी इंडिया के लिए मैं बेल्ट जीत के लेके आऊंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।